मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। उत्तर प्रदेश का जब पॉलिटिकल इतिहास देखती हूं तो एक नाम सामने आता है, वो है स्वर्गीय मार्कंडे चंद जी का। उनके पुत्र मौजूद हैं सीपी चंद। और जब इतिहास के बारे में मैं बात करती हूँ, सर पहले आपका बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ एक सवाल मन में ये आता है, आपके पिताजी कई बार मंत्री रहना, कई बार विधायक पद पे सुशोभित करते हैं वो उस गद्दी को, लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन से काम जो रह गए हों, वो तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, एक विकास के लिए सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो एक सरकार का एक स्वाभाविक कार्य है। जो सब एक राजनीतिक व्यक्ति का जो सबसे बड़ा और मुश्किल कार्य होता है, समाज में एक समरसता स्थापित करना, समाज के जो लोग जो पिछड़े हैं, दलित हैं, कमज़ोर हैं, उनकी आवाज़ बनना, उनकी लड़ाई लड़ना, ये सबसे बड़ा कार्य है। और वो कार्य स्वर्गीय मार्कंडे चंद जी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इसी चीज़ को लक्ष्य बना करके वो पूरे अपना जो जितना भी उनका राजनीतिक जीवन था उसमें उन्होंने यही काम किया, संघर्ष किया इसके लिए। और ये मुझे लगता है कि आज भी इसको और आगे इस उद्देश्य पे और काम करने की आवश्यकता है, इस पे और जो है प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी भी हमारे यहाँ ऊंच नीच जाति जो है वो एक कटु सच्चाई है, और इस भेद को कैसे ख़त्म किया जाए, किस तरीके से समरसता स्थापित की जाए। और स्पर्शता वाली स्थिति से तो हम उबर चुके हैं, लेकिन अभी भेदभाव से अभी भी हम जूझ रहे हैं। और हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसको इसमें आना पड़ेगा, उसमें उनको बढ़ना पड़ेगा, और हो भी रहा है। अब वो उसमें परिवर्तन हो भी रहा है, लेकिन अभी भी आवश्यकता है बहुत कुछ करने की। और मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा उद्देश्य है कि जब तक इसकी पूर्ति न हो पाए, न इसकी ये लक्ष्य जब तक प्राप्त न कर लिया जाए, तब तक तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा कोई उद्देश्य होगा या इससे बढ़ कर के कोई अधूरा काम होगा जिसको पूरा करने के लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। सर मैं आपके पिताजी की अगर मैं बात करती हूँ, बार बार एक चेहरा जब चुनता है तो ये तो स्पष्ट है कि आपके पिताजी को हमेशा राजनीति में चूज किया गया पब्लिक के द्वारा। आपका भी राजनीतिक करियर जब मैं देखती हूँ, आप भी जीतते हैं और पब्लिक पसंद करती है आपको। कल्याण जी की सरकार याद आती है, मायावती की मैं बात करती हूँ, आपने बहुत करीब से देखा है, आपके परिवार ने बहुत करीब से राजनीति को उत्तर प्रदेश का देखा है। अगर मैं आपसे पूछूँ, विकास पे भाजपा बहुत दम भरती है, निकाय चुनाव भी नजदीक हैं, विकास के मुद्दे पर सर निकाय चुनाव को कितना करीब पाते हैं भाजपा में? देखिए, अभी तो विधानसभा का चुनाव अभी 7-8 महीने पहले ही हुआ है, और दूसरी बार प्रदेश में 32-33 सालों के बाद में दूसरी बार लगातार कोई सरकार चुनी गई है, इतना बड़ा जनादेश मिला है, तो विकास जो है वो एक मुद्दा है ही है, और बहुत बड़ा मुद्दा है, और होना भी चाहिए। दूसरी जो चीज़ें हैं, दुर्भाग्य ये है कि हर चुनाव में मुद्दे कुछ और हो जाते हैं, कभी धर्म हो जाता है, कभी जातीयता हो जाती है, कभी कोई और ऐसे छोटे छोटे इशू हो जाते हैं। लेकिन विकास जो है वो हमेशा ही मुद्दा होना चाहिए, और वही सबका लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी सरकार अगर जो 5 साल चलती है और दोबारा जनादेश में जाती है, तो उसका सबसे बड़ा आधार, उसके आकलन का सबसे बड़ा पैमाना जो है विकास ही होना चाहिए। और जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पे वोट देकर के दोबारा बनाया है। और नगर निकाय के जो चुनाव होने जा रहे हैं, वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 सालों में नगर निगमों को, शहरों को और कितना दिया है ये सबको पता है। और तो और ग्रामीण क्षेत्रों को भी शहरों के पैटर्न पे डेवलप करने के लिए एक तो ढेर सारे नगर निकाय की नए नगर निकाय की स्थापना की गई है, संरचना की गई है, और उनका भी चुनाव होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से ही जो है वो विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। सर 3 सवाल जब मैं आपको अभी सुन रही थी, मुझे मन में 3 सवाल आए हैं।
आपने कहा विकास को लेकर के मुद्दा बना और वोट मिले और दोबारा सरकार आई भाजपा की, तो उसमें एक चीज ये समझ में आती है कि अगर विकास है तो फिर क्या महंगाई जैसे बड़े मुद्दे को नकारा जाएगा? जब बारिश होती है इसी गोरखपुर में, हमने खुद रिपोर्ट बनाई सर, पूरा सड़क बह जाता है, क्या उसको नकार दिया जाएगा? और अगर विकास के नाम पर भाजपा दम भर रही है और जैसा विपक्ष भी घेरती है, हमने देखा कांग्रेस में जिस तरीके से राहुल गांधी की तस्वीर आई, बारिश में खड़े थे। एक सवाल मन में ये भी आता है, अभी उत्तराखंड में खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद है, उन्होंने कहा रैली में कि अगर कांग्रेस की सरकार होती या कोई और सरकार होती तो 370 नहीं हटता, तो धर्म आगे नहीं बढ़ता। तो सर आपको विरोधाभास नजर नहीं आता है कि विकास के नाम पर अगर वोट दे रही है जनता आपको, तो फिर उत्तराखंड के चुनाव से पहले ये बात कैसे इतना बड़ा चेहरा कह देता है कि धर्म नहीं होता या 370 हट जाएगा? क्या सिर्फ विकास के नाम पर बात नहीं करनी चाहिए? देखिए, ये जो बाकी जो मुद्दे हैं वो समाज से ही जुड़े हुए मुद्दे हैं जी। और रह गई बात कि जहाँ कहीं आपने कहा कि इतना विकास का जो दावा सरकार करती है और मान लीजिए सड़क बह जाती है, तो देखिए हमारे देश में मतलब हर तरीके का एक वातावरण, हर तरीके का मौसम है और आपदा से तो कोई नहीं लड़ सकता है। आपदा से हम संघर्ष आपदा के बाद हम उससे उबरने के लिए करते हैं, लेकिन आपदा को हम रोक नहीं सकते हैं। तो इस तरह की आपदाएं जो हैं वो आती रहती हैं, लेकिन विकास उन्मुख जो सरकार है वो उनसे फिर से संघर्ष करके फिर से उस पर विजय प्राप्त करती है। ये तो एक सतत प्रक्रिया है। प्रकृति से हम नहीं लड़ सकते हैं, प्रकृति के साथ में ही हमको रहना है, उसके साथ में ही ढलना है, उसके साथ में ही संघर्ष करना है। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो अपनी जगह है, लेकिन नियति और ईमानदारी और उद्देश्य जो है वो सबसे बड़ी चीज है कि ठीक है, एक बार हमने निर्माण किया, फिर से उसका वो विध्वंस हुआ है, फिर से हम निर्माण करेंगे। तो ये एक संकल्प होता है कि बार बार हम जो है अपने उद्देश्य के ऊपर में हम चलते रहेंगे। बाढ़ आई, बहुत बड़ी भीषण बाढ़ आई, लेकिन देखिए सरकार ने जो है वो जितने जरूरतमंद थे उनको तत्काल राहत पहुंचाने का कार्य किया। जो जिनके फसलें नुकसान हुई उनको तत्काल जो है वो राहत बंटवाने का कार्य किया, उनकी क्षतिपूर्ति का पूरा प्रयास हुआ, पूरा काम हुआ। तो इस तरह की चीजें तो ये होती रहेंगी, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो हम अपने उद्देश्य में हम चलते रहेंगे, ईमानदारी से चलते रहेंगे। ये ईमानदार प्रयास जो है वो सबसे बड़ी चीज है। जी। दो सवाल सर आखिरी के मन में आते हैं। एक सवाल ये कि जैसा आपने बड़हलगंज में अभी मैं मौजूद थी, बाढ़ का आपने जिक्र किया, पिछले 2 दिन का स्टैट आपको बता देती हूँ, माफ करिए 3 दिन का स्टैट बता देती हूँ, जिसमें 2000 केसेस डेंगू के आ गए हैं। गोरखपुर इस समय बहुत परेशान है, ये पोस्ट सिम्टम है बाढ़ के बाद का। दूसरा सवाल, अभी मैनपुरी में रिप्रेजेंटेटिव चेहरा सामने आ गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, डिंपल यादव। परिवारवाद का आरोप भाजपा लगा रही है और भाजपा ये भी कह रही है कि जिस तरीके से परिवारवाद कर रहे हैं, ईश्वर ने ये जो किया है मैनपुरी में, और भाजपा इस बार कमल खिलाएगी। तो सवाल ये रहेगा कि क्या भाजपा कमल खिलाएगी या फिर जो मर्सी वोट है वो एक बार फिर मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी? देखिए, ये तो निर्णय जनता को करना है, मैनपुरी की जनता को करना है। मैनपुरी जो है वो उसके लिए भाई मुलायम सिंह यादव एक बहुत बड़ी शख्सियत थे जिन्होंने उस क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ किया था और उनको वहाँ बड़ा आदर और प्रेम मिला है। और आगे भविष्य में क्या होगा ये तो ये एक अलग विषय है कि उनकी विरासत कौन लेता है, ये तो संघर्ष हम लोग तटस्थ होकर के देखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसे पहले कहा कि अपने संघर्ष, विकास के लिए जो उसका संघर्ष है उसको लेकर के वो मैदान में जा रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि इस बार जो है वो जनता उसके संघर्ष को, उसके प्रयास को अप्रिशिएट करेगी और उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। एक ऐसी कामना और ऐसी उम्मीद लेके हम जा रहे हैं। लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो वहाँ पे फिर से वो परिवारवाद या वंशवाद को बढ़ावा देना है या विकासवाद को बढ़ावा देना है, ये तो इसका फैसला जनता को करना है। डेंगू पे सर जवाब चाहती हूँ। डेंगू, देखिए मैंने जैसा कहा कि इस तरीके की कोई महामारी आती है, आपदा आती है तो तैयार हैं आप लोग? नहीं, आपदा आती है तो इस तरह की चीजें होती हैं। बाढ़ आती है, बाढ़ होने के बाद में फसलें नुकसान होना और ये मच्छरों का
बढ़ना, ये बारिश के बाद में हमेशा, बाढ़ के बाद में ये हमेशा होता है। हालांकि ये जो ठंड और गर्मी के बीच का जो सीज़न होता है वो भी मच्छरों के बढ़ने का सीज़न होता है। अभी ठंड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मच्छर ख़त्म हो जाएंगे, अभी गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मच्छर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो एक सीज़न होता है उसमें मच्छरों के पैदा होने का और बढ़ने का समय होता है। और जिस समय बाढ़ आई होती है, बारिश का टाइम जो है हमारे यहाँ, वो जो सावन मास का जो एक कंसेप्ट है वो इसीलिए है कि वो ऐसा समय होता है जिस समय आदमी की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से वो बीमारियों के चपेट में आता है। तो ये उसका आफ्टर इफेक्ट होता है। लेकिन ठीक है, देखिए हमारे ब्रजेश पाठक जी जो है वो उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो मेहनत कर रहे हैं और औचक निरीक्षण कर रहे हैं। जगह जगह वो जा रहे हैं, हर पीएससी सीएससी पे जा करके वहाँ की व्यवस्था देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पे जो सप्लाई दवाइयों की होती थी उसका लैब टेस्टिंग हो रही है। अपने मानक पे वो दवाइयाँ खरी उतर रही हैं कि नहीं उतर रही हैं। इतने बड़े बड़े जो है वो असाइनमेंट जो है लॉट आए थे उनको रिजेक्ट किया गया। तो वो इसी के लिए है कि भाई हम उस पूरी तैयारी से जनता के बीच में जा रहे हैं और हम उनकी जो समस्या है, जो महामारी ये आ रही है डेंगू वाली और मच्छरों के वजह से जो ये प्रकोप है, इससे कैसे हम निकल पावें, कैसे बच पावें, इसका पूरा प्रयास हो रहा है। तो देख रहे थे आप, सीपी चंद थे ये। इन्होंने मैनपुरी के बाद पर सवाल पर ये जवाब दे दिया है कि जनता को तय करना है कि आखिर वो विकास के मुद्दे पे वोट करेगी या फिर परिवारवाद को बढ़ाएगी आगे। वहीं गोरखपुर में मौजूद हूं तो जो डेंगू की समस्या है, जो प्रकोप आया है, इस पे इनका साफ तौर पे कहना है कि ब्रजेश पाठक खुद लगे हुए हैं। सारी हॉस्पिटैलिटी जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगे हुए हैं, दौरे कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के, सीएमओज लगे हुए हैं, तो ज्यादा चिंता की बात नहीं, क्योंकि ये पोस्ट सिम्टम्स है। अब आगे क्या होगा, मैनपुरी में क्या होगा, गुजरात में चुनाव है विधानसभा के, उसमें क्या होगा, उत्तराखंड में मौजूद है योगी आदित्यनाथ, वहां पे क्या होगा, लोकसभा चुनाव भी है 2024 में, उस पर भी जुड़ेंगे आपसे और पूछेंगे इन चेहरों पे, तमाम चेहरों पर कि आखिर उनकी क्या राय है। बने रहिए एनवी भारत के साथ, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक।